चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले आपने संबंध, क्रमिक युग्म और फलन के बारे में पढ़ लिया होगा। अभी फिलहाल आप संबंध से संबंधित आप पढ़ेंगे। तो संबंध, क्रमिक युग्म पढ़ने के बाद आप सबसे पहले पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। ये भी आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। संबंधों के प्रकार में सबसे पहला आपका संबंध है रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध। और एक बात और ध्यान रखना है, क्लास 12th में सिर्फ एक ही समुच्चय की बात की जाएगी। ठीक है, ए से बी में नहीं होगा। ए पहला समुच्चय भी ए होगा, दूसरा समुच्चय भी क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये भी है, इसको पढ़ने से पहले संबंधों के प्रकार मैं आपको जितने भी बताऊंगा उसको अच्छे से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, बहुत मन लगाकर पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा आपको। संबंधों के प्रकार में आपने जो भी पढ़ोगे, ठीक है, संबंधों प्रकार में आप जो भी पढ़ोगे उसको अच्छे से समझना होगा। अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझा तो पूरी एक्सरसाइज में आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या से क्या हो गया। ठीक है, इसलिए आपको ये पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही एक्सरसाइज को करिएगा। ठीक है, तो जब तक ये समझ में ना आए तब तक रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार दो बार रिवीजन करने की जरूरत है तो प्लीज पहले अच्छे से पूरा संबंधों के प्रकार का ये वाला जो वीडियो है अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है इनका, संबंध का। ठीक है बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट बहुत आ जाते हैं। तो इसलिए डाउट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट सेट करना है। ठीक है, डाउट अच्छे से हटा देना, लेकिन कोई भी डाउट आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो, आप वीडियो को बार बार देखें जिससे कि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार में। पहला संबंध है आपका रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या है, नल, इंग्लिश बोलते हैं नल, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, चलिए, तो रिक्त संबंध ये है, जैसा कि इसका नाम है रिक्त संबंध। तो संबंध क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, मेन बात क्या है इसमें, ए का पहला अवयव भी ए का होगा, दूसरा अवयव भी किसका होगा, ए का ही होगा। ठीक है, तो पहले समुच्चय का जो संबंध है वो दूसरे समुच्चय के अवयव के संबंध ना हो, जिसमें पहला भी ए होगा दूसरा भी ए होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद अर्थात आर मैंने लिख दिया है। ठीक है, परिभाषित रूप में आर बराबर फाइव, आर बराबर जाते फाइव, रिक्त समुच्चय कहते हैं फाइव को। ठीक है, सबसेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या है आपका, ये क्रमिक युग्म, उसमें जितने भी बनेंगे उसमें कोई भी अवयव ना आए, ये परिभाषित में लिख दिया है। अब इसको उदाहरण समझिए अच्छे से, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल भी, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ए बराबर लिया मैंने 1 2 3, एक समुच्चय लिया मैंने जिसमें सब 1 2 3 अवयव है। तो आपको पता है क्रमिक युग्म क्या बनेंगे, 1 1। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, ए बराबर 1 2 3, तो क्या बनेंगे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, कितने बनेंगे टोटल 9। ठीक है, तो एक संबंध लिया मैंने a, b सच दैट a माइनस बी बराबर 4। ये हमारा क्या है, संबंध की शर्त है। फॉर ऑल, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉर ऑल, हिंदी बोलते हैं सभी के लिए। ठीक है, जब भी ये साइन आएगा फॉर ऑल का उल्टा ए, तो सभी के लिए मतलब सभी ए और बी के लिए, मतलब ए में जो अवयव हैं, ठीक है, उसके प्रत्येक अवयव के लिए। ठीक है, इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए, एवरी एलिमेंट, एवरी अवयव, सभी के लिए a, b बिलोंग्स टू ए, जो a और b किसमें हो चाहिए, a में ही लेने हैं आपको। तो मेन बात इस पे करते हैं, a माइनस बी बराबर 4। अब तो आप खुद सोचो, क्या मैं a में कोई भी अवयव ले लो, a में कोई भी अवयव ले लो, उसको उसी में से घटाकर किसी दूसरे अवयव में से घटाकर क्या 4 आ सकता है क्या? आप खुद सोचो, एक में से एक घटाओ तो 0 आएगा, एक में से 2, एक में से 3, 2 में से 1, 2 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 1, 3 में से 2, 3 में से 3। क्या ऐसा कोई क्रमिक युग्म होगा इसमें पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटाने पर 4 आ जाए? मतलब ऐसा कोई संबंध
नहीं होगा, ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं होगा जिसमें पहले अवयव का संबंध दूसरे अवयव से हो रहा हो। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए और देख लेते हैं, एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये बहुत बहुत सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रिक्त संबंध मतलब क्रमित युग्म आप जो बना रहे हो उनमें पहले अवयव का संबंध दूसरे अवयव से संबंधित ना हो। ठीक है, ऐसा देखना है आपको शर्त के अनुसार। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। रिक्त संबंध बहुत ही सिंपल है, ज्यादा ध्यान देने की तो नहीं, बहुत कम आता है लेकिन पढ़ने वाला है। चलिए तो और देखते हैं, एक एग्जांपल और। जैसे मैंने 1 2 3 ही ले लिया, इसमें आर लिख देता हूं संबंध a, b। ठीक है, पहला अवयव भी ए में से लेना, दूसरा अवयव भी बी में से ही, ए में से ही लेना है। ठीक है, तो एक संबंध लिख देता हूं मैं, जैसे कि ए माइनस बी बराबर, या ए माइनस बी सिंपल सा लिख देता हूं, चलो ठीक है, ए प्लस बी बराबर 8, ए प्लस बी बराबर 8। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कोई भी अवयव लूं मैं, उसको खुद से या जोड़ने पर, ठीक है, खुद से या किसी दूसरे अवयव से जोड़ने पर 8 आ सकता है क्या? मैं ज्यादा वाले लेता हूं, ठीक है, 3 है, इसमें अधिकतम कितना है? 3 है, तो 3 को 3 से जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है? 6, तो 8 नहीं आ सकता। तो ये क्या संबंध होगा? रिक्त संबंध। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, सार्वत्रिक संबंध, जिसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल। सिंपल सी, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत नॉर्मल वे में आपको ध्यान रखना है। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। मतलब क्या है इसमें कि आपके ए में जो कितने भी यहां क्रमित युग्म बने, ए क्रॉस ए में कितने भी अवयव बने, कितने ही क्रमित युग्म बने ए क्रॉस ए में कितने भी, बस आपको ये बात ध्यान दिए रखनी है, ए क्रॉस ए में जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंधित होना चाहिए, प्रत्येक कृत्रिम युग्म में। मतलब ये है, इसमें एग्जांपल लेते हैं, मैं ए क्रॉस ए लिख देता हूं आपके सामने, ए क्रॉस ए, देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, मैंने कंडीशन उसमें लिख दिया मैंने, आर बराबर ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए जो आएगा वही क्या होगा? संबंध। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण समझते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, चलो 1 2 3 ही ले रहा हूं मैं भी, 1 2 3। वो ये कह रहे हैं कि ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ए माइनस बी मतलब पूर्णांक है, मतलब क्रमित युग्म में से पहले अवयव में से दूसरा अवयव मैंने घटाया तो वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। सिंपल सी बात है, आप कोई भी इसमें से क्रमित युग्म ले लीजिए, कोई भी क्रमित युग्म ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा? पहला अवयव पहले में से, पहला अवयव दूसरे में से घटा दो, घटा के देखो आप सभी में से, तो सभी क्या आएंगे? पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक मतलब माइनस के प्लस के और जीरो, है ना? तो आप जीरो आएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? -1, ये -2, ये कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 0, -1 2 1 और 0। आप ये देखो, ये सभी कैसे हैं? पूर्णांक है कि नहीं? तो जब मैं संबंध R लिखूंगा तो R में क्या लिखूंगा? ये सभी क्रमित युग्म लिखूंगा ना, सभी क्रमित युग्म लिखूंगा, तो सभी कृत्रिम युग्म लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा हुआ संबंध? सार्वत्रिक संबंध हुआ। सीधा सीधा सी है, संबंध बराबर ए क्रॉस ए आ जाए, क्रमित युग्म जितने भी लिखे हुए क्रॉस युग्म में उतने ही किसमें आ जाए? संबंध R में आ जाए, तो वो कैसा हो जाएगा? सार्वत्रिक संबंध, जैसे कि नाम इसका यूनिवर्सल। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा हुआ है नीचे, चलिए एक उदाहरण देखो, R बराबर ए कोमा बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, मॉड है, तो इसमें आप जानते हो कभी भी मॉड का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। मॉड का मान जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है या 0 होता है। तो आप कोई भी क्रमित युग्म ले लो, उसमें से आप उसको घटाकर देखो, क्रमित युग्म को घटाकर देखो किसी में से भी, क्या कभी ये धनात्मक आएगा? क्या कभी, सॉरी धनात्मक नहीं, सॉरी ऋणात्मक, धनात्मक बोल दिया, क्या कभी ऋणात्मक आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका मतलब R में जो संबंध लिखूंगा मैं वो ए क्रॉस ए के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? R में जो संबंध लिखूंगा मैं, जितने भी क्रमित युग्म लिखूंगा R बराबर
वो सभी संबंध जो आप लिख रहे हो वो A क्रॉस A के बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए ये R कैसा होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। क्या संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। कुल मिला के ये है A क्रॉस A में जितने अवयव हैं वो R में भी आ जाए। ठीक है, R में भी आ जाए। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंधित रखता है, प्रत्येक पहला अवयव प्रत्येक दूसरे अवयव से संबंध रखता है, तो वो क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। सिंपल वे में आपको ये ध्यान रखना है, शुद्ध भाषा में मतलब यह है कि पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंध रखता है प्रत्येक, तो वो कैसा होगा, सार्वत्रिक। पहला अवयव किसी भी दूसरे अवयव से संबंध नहीं रखता है, मतलब पहला अवयव किसी भी दूसरे अवयव से संबंध नहीं रखता है तो रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध। अगर प्रत्येक पहला अवयव प्रत्येक दूसरे अवयव से संबंध रखता है तो वो क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध। ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इकाई संबंध। मेरे ख्याल से आपको रिक्त संबंध सार्वत्रिक संबंध क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप संबंध जब आप एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको लगभग 60 से 70% 80% क्लियर हो जाता है। बाकी सब क्लियर करने के लिए आपको इसके क्या लगाने होंगे, क्वेश्चन लगाने होंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसके सवाल करेंगे तो और क्लियर कर लेंगे। चलिए तो अब देखते हैं इकाई संबंध। इकाई संबंध अब थोड़ा सा समझने लायक है। इकाई संबंध क्या कहता है, इंग्लिश बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित आरेख इकाई संबंध कहलाता है। चलो ये तो अपन कॉमन लाइन हो गई। यदि ए का प्रत्येक अवयव, इसमें बात क्या आ रही है, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित रखता है। मतलब इसमें बात क्या आ रही है कि अगर मैं समुच्चय ए में से कोई एक अवयव लूं तो उसका संबंध खुद से ही होना चाहिए। ए में से कोई एक समुच्चय में से मैं क्या लूं, अवयव लूं, तो उसका संबंध खुद से ही होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, इकाई संबंध कहते हैं। बस ध्यान रखना है, प्रत्येक अवयव का संबंध खुद से होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, इकाई संबंध में प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। तो एग्जांपल लिख देते हैं, उदाहरण इसके देखो, अब समझना इसकी। यदि मैंने ए बराबर लिया 1 2 3, ठीक है, अब मैं कुछ संबंध लिख रहा हूं तो उसको आप समझना अच्छे से। जैसे एक मैंने संबंध लिखा, संबंध लिख देता हूं, एक 1 2 2 3 3, एक लिखा मैंने 1 2 2 2 3, ठीक है, और लिख देता हूं 1 2 2 3 3 1 2। चलिए अब समझना थोड़ा अच्छे से, बिल्कुल आपको हर चीज क्लियर करवाना मेरा काम है। ठीक है, तो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझें। ठीक है, अगर कोई बात रह जाती है तो प्लीज रिमाइंड करें वीडियो को, फिर दोबारा देखें उसको, जिससे कि माइंड में क्लियर होता जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की क्या कैचिंग पावर क्या होती है, कम होती है। कैचिंग पावर मींस दैट कि अगर मैंने कोई लाइन बोली तो उन्होंने एक बार में कैप्चर नहीं कर पाई, तो आप क्या कीजिए, दोबारा से देखिए उसको, फिर रिवाइंड कीजिए, फिर आप दोबारा से देखिए। तो मेरे ख्याल से उसी बात को आप 1 या 2 बार 3 बार सुनोगे तो क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें मैंने बोला कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित रखता है, तो पहली बात ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए और स्वयं से संबंध रखना चाहिए। ठीक है, मैं भी इसको और क्लियर करूंगा, आप टेंशन ना लें। तो पहली बात ये है कि ए बराबर मैंने लिया 1 2 3, तो अगर मैं पहला उदाहरण लूं तो मैंने 1 लिखा, 1 का खुद से संबंध है। 2 लिया, 2 का खुद से संबंध है। 3 लिया, 3 का खुद से संबंध है। तो यही बात कह रहे हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। पहली बात क्या, ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए, तो प्रत्येक अवयव है 1 2 3, खुद से संबंधित है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है। 1 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है। इसका मतलब ये इकाई संबंध है। ठीक है,
अभी और इसमें थोड़ा सा, यही तो बात है इसमें, आपके ये तो सिंपल थे, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके जो आएंगे इकाई संबंध और आगे भी कुछ संबंध आएंगे, उनमें मैं आपको पूरा जो छोटा छोटा सा जो अंतर है वही समझने के लिए होता है। इसमें टफ क्या होता है, टफ ये नहीं होता जो मैं बता रहा हूं वो टफ नहीं होता, इसमें टफ ये होता है कि हर एक परिभाषा के अंदर, हर एक बात के अंदर एक अलग अलग अंतर होता है, माइनर सा अंतर होता है, बहुत छोटा अंतर होता है, उसको ध्यान रखना, अंतर ध्यान रखना कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसमें ऐसा क्यों है, अगर इसमें ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा क्यों है, तो वही आपको क्यों ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला परिभाषा पे ध्यान दो, जो मैं उदाहरण ले रहा हूं उस पर ध्यान दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उदाहरण से। चलिए अब दूसरा देखते हैं, तो ये तो संबंध है, दूसरा देखते हैं, एक का एक से है, दो का दो से है, दो का तीन से भी है, तो हमें दो का तीन से है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही बात जाननी है कि एक का प्रत्येक अवयव होना चाहिए, तो उसमें तीन तीन नहीं है, इसलिए ये इकाई संबंध नहीं है। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं, आर, एक का एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन से है, तो इसमें अब एक का दो से, चलो देखते हैं। उन्होंने बोला एक का प्रत्येक अवयव होना चाहिए, प्रत्येक अवयव है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, हमने एक दो तीन लिए ना, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, अच्छा प्रत्येक अवयव है, स्वयं से संबंधित रख रहा है, स्वयं से संबंधित रख रहा है, एक का एक से भी है, दो का दो से भी है, तीन का तीन से भी है, तो क्या ये इकाई संबंध होगा या नहीं होगा, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होगा, कॉपी पर अपना आंसर लिखिए, टिक कीजिए, क्या होगा, आंसर लिख लिया, तो अब मैं बताता हूं, ये इकाई संबंध नहीं होगा, यह इकाई संबंध नहीं होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम जब इकाई संबंध बोलेंगे तो सिर्फ उसमें वही अवयव होने चाहिए जो खुद से संबंध रख रहे हैं, मतलब हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो इकाई संबंध देखने से पहले आपको दो बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक अवयव का खुद का खुद से है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक अवयव है उसमें और उसका खुद से संबंध है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कोई अवयव या कोई क्रमित युग्म एक्स्ट्रा तो नहीं है, अगर एक्स्ट्रा है तो वो इकाई संबंध नहीं है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको दो बात बताई पहचानने की, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपको ये दो बात ध्यान है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और मैं इसके अभी एग्जांपल दूंगा आपको और क्लियर कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित रख रहा है, पहली बात ये, अगर सभी प्रत्येक अवयव सभी अवयव खुद से संबंधित रख रहे हैं तो अगली चीज आपको क्या चेक कर रही है, क्या कोई एक्स्ट्रा क्रमित युग्म तो नहीं है, अगर कोई एक्स्ट्रा क्रमित युग्म है तो इकाई संबंध नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे इसमें, इस रिलेशन में और इस संबंध में क्या अंतर हुआ, इसमें भी एक एक था, इसमें भी दो दो है, इसमें भी तीन तीन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए ये मैंने क्या कहा इकाई संबंध। इसमें एक एक है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, बस इसमें क्या आ गया, एक दो आ गया, इसमें अलग से एक्स्ट्रा क्रमित युग्म आ गया, इसलिए ये इकाई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप क्या किया करो, जो भी मैं बोलता हूं, ठीक है, जो भी आपको समझ में आ रहा है तो अपनी भाषा में ही नोट कर लिया करो, बिल्कुल शुद्ध सादा भाषा में, जैसा आप नॉर्मली बोलते हो समझते हो उस भाषा में एक तरह का कमेंट बॉक्स बना के कि हम इकाई संबंध को पहचानने कैसे, तो सर ने क्या दो पॉइंट बताए उसको अपनी भाषा में यहां लिख लो। ठीक है, उदाहरण लिखते वक्त ये क्यों है उसको साइड में लिख लो कि ये ऐसे है, क्रॉस कर रहा हूं मैं तो क्यों क्रॉस कर रहा हूं तो उसको साइड में लिखो, जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि खुद का खुद से संबंध है इसलिए है, ये क्यों नहीं है क्योंकि इसमें तीन तीन नहीं है, तीन तीन नहीं है, इसमें आप जैसे क्या लिखोगे कि 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, बिलोंग्स टू जानते हो ना, अवयव है, तो 3,3 आर का अवयव नहीं है, क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए ये इकाई संबंध नहीं है। इसमें क्या लिखोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर एक्स्ट्रा है, इसलिए ये इकाई संबंध नहीं है। तो समझ में आया कैसे लिखना है, क्यों मैं इसलिए लिखने की कह रहा हूं कि अभी तो चलो हो जाएगा,
अभी तो हो जाएगा, लेकिन जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आपका इसका टेस्ट होगा या जो भी आप इसको दोबारा से क्वेश्चन करने बैठोगे तो सब भूल जाओगे आप, मुझे पता है। ठीक है, नॉर्मली भूल जाती है क्योंकि इतना कंसेप्चुअल है ना, लैंग्वेज होती है इसकी, तो आप भूल जाओगे। इसलिए इसको अपनी भाषा में लिखोगे, जब आप बाद में रीड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप अपनी भाषा में लिख लिया करो। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की परिभाषाएं और देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक, ये आप 3 संबंध पढ़ोगे। ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रिलेशन है, महत्वपूर्ण संबंध है। इनके बारे में अच्छे से समझना, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम पूरी ही एक्सरसाइज करने वाले हैं, पूरी प्रश्नावली करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना, इनमें अंतर क्या है, इनमें जो संबंध जो बता रहे हैं वो संबंध क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए पूरा एक एक जो इसमें जो गलतियां होती हैं बच्चों से या जो समझने में प्रॉब्लम आती है वो आपको दिक्कत ना दे। कभी कभी क्या होता है आपको ना स्कूल में भी या जो कहीं बता दिया जाता है तो वो भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप एक बात पकड़ के रखो जो बताते जाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका संबंध है स्वतुल्य संबंध। अभी हमने जो पढ़ा था वो बेसिक्स संबंध थे जो आप पिछली 11th क्लास में, पिछली क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, लेकिन अब जो संबंध पढ़ेंगे ना वो 12th क्लास का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि ये संबंध ऐसा संबंध है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और यही ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़े से कठिन लगते हैं। कठिन लगने का कारण ये है कि पहली बात तो इसकी जो बेसिक है, बेसिक से मेरा मीन्स है इनमें जो अंतर जो बताता है कि इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, वो समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फिर इनके क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले आते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको नंबर लेकर दिया है। कुछ परसेंट आपका 70% यहाँ क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पूरी प्रश्नावली में आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य संबंध से। तो इकाई संबंध में लिख के रखा है क्योंकि इकाई संबंध और स्वतुल्य संबंध लगभग एक जैसे हैं। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूज रहता है, हमेशा बना रहता है, तो वो कंफ्यूज मैं आपको दूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है, यदि ए का प्रत्येक अवयव, वो बात कॉमन है। ठीक है, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध, स्वयं से आर द्वारा परिभाषित हो, स्वयं से आर द्वारा परिभाषित हो मतलब संबंधित हो, आर द्वारा परिभाषित हो, यानी जो संबंध आपको दिया जा रहा है उसके द्वारा परिभाषित होना चाहिए। जो शर्त दी जाती है, जैसे मैंने भी लिखा, यहां लिखते थे इस टाइप से लिखते थे a - b = 8, उससे परिभाषित होना चाहिए। चलिए वो बात नहीं है। अब यहाँ पर जो मेन बात है, मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण लिख के रखी है, यहाँ पर इकाई लिख दिया है, यहाँ पर स्वतुल्य लिख दिया है। अब जैसा कि आपने देखा होगा इकाई संबंध स्वतुल्य संबंध तो सर एक जैसा है, क्योंकि स्वतुल्य में भी कह रहे थे, सॉरी स्वतुल्य में भी यही कह रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इकाई में भी यही कह रहे हैं कि इकाई संबंध में भी क्या हो चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध होना चाहिए। बस यही तो बात इसमें समझ नहीं है कि ऐसा इनमें क्या अंतर है कि इनका नाम अलग अलग पड़ा है, तो वो आपको उदाहरण समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो उदाहरण दिए थे आपको, किसमें, इकाई संबंध में। इकाई संबंध में क्या बोला था, एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन, चार चार, पांच ऐसे होना चाहिए। अगर इसमें चार के अलावा में जैसे चार है तो उसमें पांच भी लेता तो पांच पांच भी होना चाहिए। ठीक है, वही स्वतुल्य में होना चाहिए। अंतर क्या है, ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलिए पहला है अपना उदाहरण ये वाला। तो उसमें क्या है देखो अच्छे से समझना बच्चों कि R1 आपको ऐसे लिख दिया मैंने। R क्या है आपका, मैं ऐसे खड़े रहता हूं, R इसमें एक एक है, दो दो है। अब देखो मैं डायरेक्ट बता दूं, स्वयं से संबंध मतलब एक एक, दो दो, तीन तीन होना चाहिए। इसमें एक एक है, दो दो भी है, तीन तीन भी है और चार चार भी है। ठीक है, अब इसमें दो तीन भी है, तीन दो भी है। अब ये बताइए मुझे, क्या ये इकाई संबंध होगा कि नहीं होगा। इकाई संबंध में मैंने क्या बताया था, दो बातें ध्यान रखनी है आपको, खुद का खुद से होना चाहिए और एक्स्ट्रा
नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपसे बोली थी, हाँ कि ना? ठीक है। तो अब इसमें देखो, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार तो है, मतलब प्रत्येक अवयव का खुद से संबंधित है, लेकिन इसमें ये दोनों क्या आ गए? एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए ये इकाई संबंध नहीं है। इसलिए ये इकाई संबंध नहीं है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या कहा आपसे? इकाई संबंध में दो बातें ध्यान रखनी है आपको, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए, उसको हम कहेंगे इकाई संबंध। अब बात आती है सर स्वतुल्य की। अब इसमें ये बात आती है स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य को ध्यान रखना आपको क्या है कि इसमें भी दो बात ध्यान रखनी है, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। ये परिभाषित जो मैंने बोला था आर द्वारा परिभाषित है, वो वही है। अब आप जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये जब तीन पढ़ोगे तो विशेष तौर पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, तीनों पढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं एक सिंगल लाइन में, कि जो बात इसमें वो कहें वही आपको देखना है, इसके अलावा उसमें हो या ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक में आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जैसी वो कंडीशन कहें वैसा अगर मिल जाए आपको तो वो है, उसके अलावा अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है? नहीं है तो नहीं कह सकते होना तो चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब वो सूत्र में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित अर्थ द्वारा परिभाषित है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि खुद का खुद से है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, प्रत्येक अवयव है, स्वयं से संबंध रख रहा है। ये एक्स्ट्रा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध होगा। समझ में आया दोनों में अंतर? मेरे पहला एग्जांपल इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, मतलब क्या है? इकाई में स्वतुल्य में क्या अंतर हुआ? इकाई में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य में एक्स्ट्रा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं उदाहरण। अब आप उदाहरण लिखने के बाद नोट करते हैं ना, ठीक है? तो पहले सबसे पहले उदाहरण लिख लो, फिर अपने मन से करो, फिर मैं मैच कराता हूं। ठीक है, ये चलिए अब इसमें देखते हैं। देखो R2 देखते हैं, 1 1 है, खुद का खुद से है इकाई के लिए, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से नहीं है, तो ये इकाई संबंध नहीं है। दूसरी बात पे मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा हम कब देखेंगे? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध है या नहीं। खुद से संबंध एक एक का है, दो का है, तीन का है, चार का नहीं है, तो हमें दूसरी बात पर जाने की जरूरत नहीं है, तो इकाई संबंध नहीं है। ठीक है, अब स्वतुल्य में भी यही होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस। इकाई स्वतुल्य समझ में आया ना? इकाई में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य में एक्स्ट्रा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? चलिए R3 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो ये क्या होगा? इकाई होगा, है ना? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। इकाई में आपको पहले क्या देखना है? खुद का खुद से है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, नहीं है, इसलिए ये इकाई संबंध है। मेरे ख्याल से आपने सही किया होगा। अब स्वतुल्य की बात आती है। स्वतुल्य में खुद का खुद से है, एक्स्ट्रा हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, खुद का खुद से होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य भी है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। R4 1 1 2 2 3 3 4 4 इकाई के लिए चाहिए है। दूसरी बात क्या, इसमें एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा तो आ गए, तो इकाई संबंध नहीं है, तो यह इकाई संबंध नहीं है। क्लियर? स्वतुल्य पे आ जाते हैं। यदि कोई एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ स्वतुल्य में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, पहली बात वही, दूसरी बात है खुद का खुद से संबंध है, प्रत्येक अवयव का खुद का खुद से संबंध है, वो देख लो बस। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक में एक ही बात ध्यान रखनी है, वो जो कह रहे हैं वो आप देख लेना है। मतलब ये अपने काम से काम मतलब रखना है, वो ये कहते हैं तीनों, अपने काम से काम मतलब रखो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, है ना? तो खुद का काम से काम रख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप तो प्रत्येक अवयव देखो, खुद का उसका खुद से संबंध देखो बस, वो सभी है या नहीं, सभी है तो स्वतुल्य है। ठीक है, तो ये खुद का खुद से संबंध है, एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं,
तो स्वतुल्य है ना। चलिए अब देखते हैं R5। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, लेकिन इसमें 4 का 4 से नहीं है, तो इकाई संबंध नहीं है, तो स्वतुल्य भी नहीं है। ठीक, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक्स्ट्रा हो, पहली बात खुद का खुद से संबंध हो, दूसरी बात एक्स्ट्रा ना हो। इसमें खुद का खुद से संबंध हो और एक्स्ट्रा हो भी सकता है। तो आप क्या करना, इसको लिखने के बाद, ये सब करने के बाद यहां पे आप उदाहरण वो लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, रीजन, कारण लिखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है अपनी भाषा में। तो आपको जब आप बाद में जब एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अभी परिभाषा हमारी ये है सममित संबंध। ठीक है, जैसा कि ये इसका नाम है सममित। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसे मतलब सीधे सीधे अपन अगर ऐसे जा रहे हैं तो वैसे ही लौटना है, मतलब उल्टा उल्टा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अपन ये देख लेते हैं। सममित संबंध, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया है। आपकी बुक में, आपके पास जो भी बुक है तो उसमें परिभाषा लिखी हुई है, आप वहां से भी नोट कर सकते हो। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, चलिए परिभाषा ये है, सभी a, b बिलोंग्स टू a के लिए, मतलब पहला अवयव और दूसरा अवयव कहां से लेना, a से लेना। ये तो सभी में नॉर्मल सी बात है, कॉमन है। अब बात इसमें जो कंडीशन आती है वो क्या है, हम इकाई और स्वतुल्य समझ चुके हैं अच्छे से। अब सममित में क्या शर्त आती है वो आपको समझना है। चलिए देखते हैं। यदि a, b बिलोंग्स टू r, मतलब अगर कोई क्रमिक तुम a, b टाइप में अगर किसमें है, r में, यानी कि a का संबंध b से है। यदि कोई क्रमिक तुम कैसा आता है, a का संबंध किससे है, b से है, a का संबंध b से है। चलिए तो तब आपको ये बात ध्यान रखनी है, b का संबंध भी a से होना चाहिए। मतलब अगर किसी क्रमिक युग्म में ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। अगर मतलब इस टाइप से लिखा हुआ तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए, उस संबंध में होना चाहिए, तभी वो संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, मतलब अगर ए बी है, अगर ए बी क्रमित युग्म में है, आर में जो संबंध लिखा हुआ है उसमें अगर ए बी टाइप का कोई आ रहा है संबंध तो वो है, लेकिन वो सममित संबंध कब कहलाएगा, यदि उसमें ए बी है तो इसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जब उसका उल्टा भी है, सभी के प्रत्येक जो अवयव दिख रहे हैं आपको, उसमें लिखा होगा देखो, सभी ए कोमा बी के लिए, एक बात अच्छे से समझ लिया करो, सभी ए कोमा बी के लिए, मतलब सभी के क्रमित युग्मों का उसका जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर सभी उपस्थित हैं तो वो कैसा होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, उदाहरण से अच्छे समझ में आ जाता है। चलिए यदि a बराबर 1 2 3 है, मैंने कुछ उदाहरण लिख के रखी है। अब मैं इसको दोबारा से आपको इकाई स्वतुल्य संबंध तीनों ही क्लियर करवा दूंगा आपको सामने। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इकाई चेक करते हैं। इकाई स्वतुल्य संबंध आपको बार बार करवा के आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इकाई में क्या होता है, पहला स्वयं का खुद से संबंध होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। चलिए 1 2 3 लिया मैंने, ठीक है, 1 1 है 2 2 है 3 3 है। चलो प्रत्येक अवयव का है, एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है, तो ये इकाई संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य में भी क्या है, खुद का खुद से हो, एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, इसमें सभी है तो स्वतुल्य भी है। मतलब ये अगर कोई संबंध इकाई है तो स्वतुल्य तो होगा ही होगा, है ना। इस सिंपल सी बात ये है। चलिए अब बात आती है सममित की। सममित मतलब क्या है, उसका उल्टा भी होना चाहिए। मतलब ये है, देखो 1 का 1 है तो उसका उल्टा 1 1 तो 1 1 है, 2 2 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा तो 2 2 है, 3 का 3 से है तो 3 का 3 से भी है, उसका उल्टा भी है तो है। यानी प्रत्येक अवयव का उसका उल्टा भी इसमें है। डबल तो होता नहीं है ना, आपको पता चाहिए। क्रमित युग्म कोई जो लिखा रहता है वो 2 बार नहीं आ सकता, ये आपने समुच्चय में भी पढ़ा हुआ है। समुच्चय में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार ही लिखी जाती है। क्रम उसका आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो एक बार ही लिखी जानी चाहिए। मतलब ये है, समुच्चय a बराबर 1 2 3 लिखा है तो उसको मैं 3 2 1 2 3 1 3 2 1 ऐसे लिख सकता हूं, बट
एक दो बार नहीं आना चाहिए, दो बार नहीं आना, तीन बार नहीं आना, मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बात थी। चलिए, तो इसमें है, तो ये सममित भी होगा, है ना। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। इकाई के लिए एक एक है, दो दो है, लेकिन तीन तीन नहीं है, तीन तीन नहीं है। प्रत्येक अवयव देखना है तो इकाई नहीं है, प्रत्येक अवयव नहीं है तो स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है। सममित एक एक है, उसका उल्टा एक एक है, दो दो है, उसका उल्टा दो दो है, एक दो है, उसका उल्टा दो एक है। समझ आ रही ना। एक दो है तो उसका उल्टा क्या होगा, दो एक है, दो एक है। आगे बढ़ते हैं, दो एक है, इसका उल्टा क्या हुआ, एक दो है। तो इसका मतलब ये क्या है, सममित है, ठीक है। और देखते हैं इकाई के लिए फिर दोबारा से एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गए इसमें। लेकिन क्या आ गया इसमें, एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इकाई नहीं है। तो अब आप क्या चेक करना है, स्वतुल्य, ठीक है। सॉरी, मैंने भी अब वो एक बात कही थी आपसे कि इकाई होगा तो स्वतुल्य होगा, तो इकाई वो तो स्वतुल्य जरूर नहीं है, हो कि नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है स्वतुल्य की। स्वतुल्य में क्या करना है, एक का एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन से है। एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। प्रत्येक अवयव का खुद से है ना, इसमें है, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य भी है। क्लियर हो रहा है ना आपको। चलिए, अब सममित, सममित का एक से है, उसका उल्टा एक एक से है, ठीक है। दो का दो से, उसका उल्टा दो का दो से है। तीन का तीन से, उसका उल्टा तीन का तीन से है। एक का तीन से, एक का तीन से, तो तीन का एक से है। तीन का एक से, तीन का एक से, तो एक का तीन से, मतलब एक तीन है तो तीन एक भी होना चाहिए, है। तीन एक है तो एक तीन भी होना चाहिए, है। तो यानी कि ये सममित भी है, ठीक है। चलिए, इकाई फिर देखते हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन नहीं है, इकाई नहीं है, तो स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें ये बात कह सकते हैं कि इकाई नहीं होगा तो स्वतुल्य तो नहीं होगा 101%। हाँ, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। जो अगर इकाई है तो जरूर नहीं स्वतुल्य हो, लेकिन जब इकाई नहीं है तो स्वतुल्य तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पहली कंडीशन तो एक जैसी है ना, है ना। चलिए, सम्मित 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 देख लेते हैं। सम्मित क्या कहता है, उल्टा होना चाहिए। एक एक है, उल्टा उल्टा एक एक है। दो दो है, उसका उल्टा दो दो है। एक दो है, उसका उल्टा दो दो एक एक है। दो एक है, उसका उल्टा एक दो है। दो तीन है, उसका उल्टा तीन दो है। तीन दो नहीं है, तीन दो नहीं है तो सम्मित नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला था, शर्त ध्यान रखनी है, उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको कंपलसरी बात ध्यान रखनी है। क्लियर। चलिए, इसको देख लेते हैं। इकाई के लिए एक एक है, दो दो है, तीन तीन है। एक्स्ट्रा आ गए तो इकाई नहीं है। एक एक, दो दो, तीन तीन है, एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तो स्वतुल्य है। एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, उसके उल्टे भी है। देखो, जो स्वयं होते हैं उनको तो उल्टे वही होते हैं। एक चार है, चार एक है, चार एक है, एक चार है। तो ये सम्मित भी है। अब आप समझ में आएगा सम्मित क्या होगा, उसका उल्टा होना चाहिए। जैसा कि यहां देखा था, एक दो है, दो एक तो है, तो एक है, उसका उल्टा एक दो तो है। लेकिन यहां दो तीन, तो तीन दो भी होना चाहिए। यही कह रहा है ना, अगर ए बी है, यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। दो तीन है तो तीन दो भी होना चाहिए, तो तीन दो नहीं था, इसलिए सम्मित नहीं है। जैसा बोला है वैसा आप साथ में कारण भी लिखते जाओगे कि क्यों नहीं है इस कंडीशन में सम्मित, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो मैं आपको बता देता हूं। आर इनवर्स, ठीक है। आर इनवर्स क्या है वो मैं आपको यहां बता देता हूं, छोटा सा ही है। क्या है आर इनवर्स, देखो, आर तथा आर, देखो, सम्मित होने के लिए एक छोटी सी कंडीशन होती है। सममित होने के लिए क्या है, आर तथा आर इनवर्स के बारे में। आर सम्मित होगा, आर
सममित होगा यदि R बराबर R इनवर्स। मतलब उदाहरण देखो, यदि R बराबर मैंने लिखा एक, मैं A बराबर लेता हूं 1 2 3, तो R बराबर में 2 लिख रहा हूं एग्जाम्पल आपके सामने, है ना। R के 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखना ध्यान से। एक लिखा मैंने R बराबर 1 2 2 3 1 1 2 1, ठीक है। एक लिखा मैंने R2 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से, अब हमें ये 2 एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि R जो है आपका R इनवर्स में कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये R इनवर्स देखो, R निकालते कैसे, R के जो मान होता है, जो R जो होता है उसका अपोजिट कर दो आप, तो क्या कर दो, अपोजिट, मतलब उसके जो क्रमिक नियम लिखे ना उनके उल्टे लिख दो, उनको हम क्या कहते हैं, R इनवर्स कहते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी यहां लिखा था, मैंने यहां लिखा था ना A, B बिलोंग्स टू R, तो ये R होता है, जो B, A क्रमिक नियम होता है वो R इनवर्स होता है ना। ठीक है, छोटी सी बात है, चलिए देखते हैं। तो R1 का इनवर्स क्या लिखूंगा मैं, देखो इनको उल्टी करके लिखते जाओ, 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 1 का उल्टा 1 2, ठीक है। इसका भी लिख देता हूं मैं साथ में, R2 लिख देते हैं, 1 1 का उल्टा 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, 2 1 का उल्टा 1 2, 3 2 का उल्टा 2 3। अब हमें यह पता करना है कि इसमें कौन सा सममित है कौन सा नहीं है। तो पहले चलो देख लेते हैं कि इस कौन सी कंडीशन में R बराबर R इनवर्स आ रहा है। चलिए देखते हैं, तो पहला देखते हैं R1। ये देखो 2 1 इसमें, देखो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, ठीक है। 2 3 है इसमें, 2 3 नहीं है, यानी कि इसमें R बराबर R इनवर्स नहीं है, तो ये सममित नहीं होगा, ये वाला सममित नहीं होगा। दूसरा देखते इसमें, देखो 1 1 है, इसमें 1 1 है, 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, 2 3 है, 2 3 है, 2 1 है, 2 1 है, 3 2 है, 3 2 है, मतलब ये सभी हैं, तो ये R2 सममित होगा। छोटी सी बात थी, ठीक है, वैसे भी देख लो आप। चलो हम नॉर्मल वे में चेक करते हैं। देखो 1 2 है, 2 1 है, इसका अपोजिट है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, इसीलिए ये R1 क्या नहीं था, सममित नहीं था। इसको देखते हैं, 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 है, 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, 2 3 है, इसका उल्टा 3 2 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3 है, तो ये सममित है। नॉर्मल वे में भी चेक कर सकते हो, बस मैं थोड़ा सा R इनवर्स का आपकी जो कुछ बुक में लिखा रहता है, एनसीईआरटी बुक्स में शायद नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में, अलग बुक्स में जैसे आर डी शर्मा या और कोई भी बुक आती है उनमें लिखा हुआ है, ठीक। तो छोटी सी नॉलेज थी, मैंने आपको बता दी R और R इनवर्स के बारे में। अगर इफ R इक्वल टू R इनवर्स, यानी यदि R इनवर्स के क्या आता है, बराबर आ जाता है, तो R क्या होता है, सममित होता है। ये कंडीशन है इसकी, अगर आपको ऐसे ना दिए जाए तो इस टाइप में कुछ सवाल आ जाते हैं या फिर बुक में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यदि R इनवर्स के बराबर है तो R सममित होगा, एक छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। R इनवर्स कैसे निकालती है, R की क्रमिक युग्मों को पलटकर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपना लास्ट जो बचा है वो है संक्रामक, तो इसको नोट कर लीजिए, हम संक्रामक भी देख लेते हैं। तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं संक्रामक संबंध, ये अपना लास्ट संबंध है, संक्रामक संबंध। ये क्या है, संक्रामक संबंध में क्या है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड ज्यादा है, इसके बारे में
काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कूल में या फिर कहीं ऐसे अलग पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम लेने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस चीज का भी समाधान बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें एक दो छोटी छोटी सी बहुत महीन सी बातें हैं, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, सबसे कंफ्यूज्ड संक्रामक संबंध ही रहता है, जिसको मैं आपको उदाहरण के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपका जो स्वतुल्य है, सममित है, इकाई है, वो क्लियर हो गया होगा उदाहरण से। लेकिन संक्रामक संबंध को समझाते समझाते मैं आपका स्वतुल्य और सममित भी क्लियर फिर से करवाएंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों है या नहीं। चलिए तो देखते हैं क्या है संक्रामक संबंध। इसमें क्या है, इसमें तीन क्या आएंगे, तीन अवयव आएंगे। ठीक है, क्रमित युग्म में तो दो ही होंगे, लेकिन तीन अवयवों की बात होगी। इसमें क्या है, देखो, सभी a, b, c बिलोंग्स टू a के लिए सभी की बात होती है, मतलब पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों की बात चलेगी इसमें, मतलब इन दोनों की बात चलेगी इसमें के लिए। यदि a, b बिलोंग्स टू r, यदि a भी r में है तथा bc भी r में है, तब ac, r में भी होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन मैं आपको शुरू में बता देता हूं, आप कैप्चर करना थोड़ा सा ध्यान से, फिर आपको उदाहरण से मैंने बहुत अच्छे समझ में आएगी। पहली बात मैंने आपसे पहले ही बोली थी कि जो हम संबंध पढ़ेंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, उसमें वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही आपको फॉलो करना है, उसके अलावा कोई बात फॉलो नहीं करनी है। वो कह रहे हैं उनकी कंडीशन, उसकी जो शर्त है वो आपको संतुष्ट करवानी है, बस सीधी सीधी बात ये है। तो आप देखते जाइए, उसमें ये कह रहे हैं यदि ए बी भी आर में है तथा बी सी भी आर में है, मतलब क्या समझ आ रही है ना मेरी बात। यदि ए भी आर में है, बी सी भी आर में है, मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं आपको भी क्लियर होगा। ये दोनों आर में हैं, यानी कोई क्रमित युग्म ए बी और बी सी भी आर में है, मतलब जो लास्ट बाद वाला जो आ रहा है वो किसी पहले वाले में आ रहा है क्या। ठीक है, अगर वो दोनों आर में हैं तो ये भी होना चाहिए, अगर ये दोनों आर में है तो ये भी होना चाहिए, मतलब ए बी बी सी आर में है तो पहले का तीसरे से, अगर पहला दूसरा और दूसरा तीसरा संबंध आर से है तो पहले का तीसरे से भी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों है तब ये होना चाहिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, चलो ये दोनों हो तभी ही ये होना चाहिए, अगर ये है ये नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक होगा। नहीं समझ में आई ना, अब आपको मैं उदाहरण समझाता हूं कैसे, देखो। तो मैं आपको तीनों लिख लेता हूं मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि आपको क्लियर ना हो। ठीक है, तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। आप जैसा कि नॉर्मली देखते हो मेरी वीडियोस क्या आती हैं, थोड़े से लेंथी होती हैं, बड़े होती हैं, लेंथी होती हैं। उसका कारण ये है, अगर मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा तो आपको टाइम लेना होगा, है ना। शॉर्ट में तो मैं समझा नहीं सकता, शॉर्ट में आप क्या करो, वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात जो क्लियर करने के लिए कह रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज छूटी आती तो आपको मैं दोबारा उदाहरण समझाता हूं, तो इससे वो चीज क्या होती है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, एक एक चीज आप समझोगे तो वीडियो भी लॉन्ग होगा। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखा करें, जिससे कि कभी कभी क्या होता है शुरू में बात क्लियर ना होते हुए लास्ट में क्लियर की जाती है, क्योंकि कुछ चीजें शुरू में नहीं बता सकते, क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, आपका जो एनालिसिस पावर है वो भी तो बढ़नी चाहिए, इसलिए, है ना। चलिए देखते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक में तीन लिखनी है। चलिए अब हम चेक करते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट करना। मैं ये चाहता हूं पहले आप प्लीज वीडियो पॉज करके पहले आप ये पूरा उदाहरण लिख लीजिए साथ में, ठीक है, लिख लीजिए पहले आप, है ना। लिखने के बाद सबसे पहले आप खुद करके देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, वहीं पे खुद करके देखिए इन तीनों को, ठीक है। खुद करने के बाद फिर मेरे से मैच कराना, अगर गलत है तो क्यों गलत है वो आप लिखते जाओ साथ साथ में, तो आपको माइंड में बिल्कुल ही सेट हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ था। जब आप सही लगाओगे तो आपको अपने आप पर
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस, ठीक है, जो मैं समझ रहा हूं, जो सर समझाना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है और मेरे माइंड में सेट हो गया है, तो उससे ये होता है, ठीक है। गलत होगा तो कोई नुकसान नहीं है, सही हो जाए तो और अच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहला है स्वतुल्य, देखते हैं स्वतुल्य में क्या है, 1 2 3 4 या 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 1 1 नहीं है तो एक ही नहीं है, देखो मेन चीज चारों होनी चाहिए, अगर कोई एक भी नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य तो नहीं है। सममित पे आते हैं, सममित पे क्या है, 1 2 हो तो 2 1 भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 2 है, इसमें 1 2 दो बार आ गया है तो उसको मैं 2 1 कर देता हूं, है ना, 2 1। चलिए देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 भी है, 3 3 है, 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 है, 2 1 इसका उल्टा 1 2 है, ठीक है, 3 4 है, इसका उल्टा 4 3 है, नहीं है, बस एक की वजह से ये सममित भी रह गया, है ना। चलिए पहले मैं स्वतंत्र समिति ही बताया था आपको, फिर संक्रामक बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 1 नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है, सम्मित 1 2 है, 2 1 नहीं है तो सम्मित भी नहीं है, 1 1 2 2 उल्टा 3 3 4 4, ठीक है, 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 नहीं है, स्वतुल्य है क्या, स्वतुल्य है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 भी है, इसके एक्स्ट्रा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। चलिए सम्मित भी नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 है, स्वतुल्य है, इसका जस्ट अपोजिट भी यही है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, तो ये सम्मित भी है। इसको देखते हैं, 1 3 है, 3 1 है, 3 1 है, इसमें नहीं है तो एक की वजह से रह गया, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य तो है ही नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। चलिए तो मुझे आपको मैं ये नहीं बताना था, अब मैंने आपको संक्रामक बताना था, तो अब कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए संक्रामक में ये कहता है अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मैं आपको बार बार एक ही बात जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा लिख के बताता हूं आपको, फिर क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो मैं ऐसे लिखता हूं, 1 1 2 है, 1 2 है, तो 2 से संबंधित कौन सी है, देखो 2 का संबंध 2 से भी है और 2 का संबंध 1 से भी है, तो 1 का 2 से भी होना चाहिए, है ना। 1 1 R2 है, 2 R2 है, तो 1 का 2 से भी होना चाहिए, 1 का 2 से भी होना चाहिए, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है। इसके हिसाब से 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से भी होना चाहिए, 1 का 1 से, तो 1 का 1 से है, नहीं है, बस एक की वजह से रह गया, एक की वजह से रह गया, इसलिए संक्रामक नहीं है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन ना लीजिए, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए वीडियो को पूरा। दूसरा देखते हैं, 1 का 2 से है, 2 का नहीं है, बस इसमें बात आ गई। अब क्या ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा, अपना आंसर टिक कीजिए फटाफट जल्दी से, देख लीजिए, टिक कीजिए फटाफट जल्दी से, क्या यह संक्रामक होगा या नहीं। अभी हम बता नहीं सकते, सभी चेक थोड़ा ना किए हैं, मैंने ये बोला था ये दोनों होंगे तब आपको ये देखना, ये तो है, ये नहीं है तो छोड़ दो, उसको हटाओ, उसको छोड़ दिया करो, उसको आपको चेक ही नहीं करना है कि वो उसका कुछ होगा कि नहीं होगा, उसको आपको चेक ही नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही, क्या करना है, अगर आपको ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दो, वो आपको चेक करना ही नहीं है, ये कहता है संक्रामक, है ना। चलिए 1 2 है, ये दूसरे वाले में 1 2 है, 2 का है कहीं है क्या जिसमें 2 पहले आ रहा नहीं, तो उसको छोड़ दो, उसको आपको चेक करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 4, 3 4 पहले में कहीं 4 आ रहा है, 3 4 में पहले में कहीं 4 आ रहा है, नहीं है तो उसको छोड़ दो, उसको आपको चेक करना ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ये सुनिए, पहला आपको देखना है 1 2, तो 2 के साथ कुछ होना चाहिए, 2 3 2 4 कुछ ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है तो आपको चेक ही नहीं करना है, मतलब ये दोनों होने के बाद तब ये होगी, अगर ये दोनों नहीं है तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना।
मेरी बात समझ में आ रही है? संक्रामक ना होने का सिर्फ एक ही कारण है, संक्रामक ना होने का आपका एक ही शर्त है कि ये दोनों हैं तब ये नहीं है, तो संक्रामक नहीं होगा। मैं लिख देता हूं एक बार आपको, ठीक है, मैं नोट लिख देता हूं यहाँ पे, इस जगह लिख देता हूं, ठीक है, तो आप थोड़ा नोट करना अच्छे से, नोट डाल के, यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R, सुनना अच्छे से, A, B पर है तब A belongs to C, A, C belongs to R नहीं है, तभी R संक्रामक नहीं होगा। बस, मतलब ये दोनों हैं तब ये नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये दोनों होने पर वो नहीं होगा, तभी संक्रामक नहीं होगा। अगर ये दोनों, ये है, ये नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, है ना? चलिए अधिक और एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। तो इसमें समझ आ रहा है ना? चलिए, एक तीन है, तो पहला आपको देखना है 3 वाला। देखो इसमें देखो ध्यान से, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 3 से, तो पहले में कितनी आ रही है, तो 3 का संबंध 4 से भी है, 3 का संबंध 4 से भी है, तो इसका मतलब ये है 1 का 4 से होना चाहिए, 1 का 4 से है, ठीक है ना? 1 का 3 से है, तो 3 पहले वाले में, पहला वाला 3 में किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 1 का 3 से है, देखो A B B C, A B B C देन A C, ये पहले आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो 1 4 है कि नहीं है, 1 4 है ना? चलिए ये अपना चेक हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं, 1 4, तो पहले वाले में 4 कहीं आ रहा है नहीं, तो उसको छोड़ दो, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है तो चेक करो, नहीं तो मत चेक करो। तो हमारी कंडीशन सब फुलफिल हो गई, तो ये संक्रामक है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत कंफ्यूजन वाली चीज होती है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके तो बता रहा हूं। मैंने नोट भी लिखवा दिया, आप ध्यान रखना, ये दोनों हैं तब ये नहीं है, तभी आप संक्रामक नहीं होगा। बस संक्रामक ना होने की सिर्फ एक ही शर्त है। चलिए तीसरा देखते हैं, चलिए ठीक है। अब एक एक है, एक का संबंध 1 से है, पहले वाले में कहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक का संबंध 2 से है, तब एक का किसमें देखना है, 2 से, तो 1 2 होना चाहिए, 1 R2, 1 का 1 से है, तो पहले वाले में कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो A B मैं लिख देता हूं, B C देन 1 2, तब 1 और 2 का होना चाहिए, तो 1 2 है क्या, इसमें नहीं है, मतलब क्या लिखवाया मैंने, जब ये दोनों होंगे तब ये नहीं होगा, तभी संक्रामक नहीं है। अब आपने देख लिया, पहली कंडीशन भी है, दूसरी भी है, ये भी है, ये भी है, तब ये नहीं मिल रहा है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं, इसके बाद ये देखते हैं, अब अच्छे समझना पूरा, एक एक है, पहले में एक आ रहा है, नहीं छोड़ दो, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपसे, एक ही बात बोल रहा हूं, ये है, ये नहीं है, तो आगे छोड़ दो, उसको हटाओ, आगे बढ़ो। 2 2 है, 2 पहले में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हटाओ इसको, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। समझ आ रही है क्यों उठा रहा हूं? चलिए, तो ये संक्रामक है सर, इसमें तो इन दोनों की हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि संक्रामक कब नहीं है, ठीक है ना? अक्सर हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि संक्रामक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें ये चेक करना आपको संक्रामक किसमें नहीं मिल रहा है। अगर कोई एक भी ऐसा मिल जाता है जिसमें संक्रामक नहीं मिल रहा है, तो आप उसको संक्रामक नहीं कहेंगे। और संक्रामक नहीं कब होता है, संक्रामक कब नहीं होता है, जब ये दोनों हैं तब ये नहीं है, ये दोनों हैं ये नहीं है, तब संक्रामक होता है, ठीक है। अगर ये है ये नहीं है तो वो संक्रामक होगा। और देखते हैं एग्जांपल,
ये वाला देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इससे बेटर आपको समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर समझा रहा हूं, और बाकी इसके जब हम उदाहरण करेंगे, सवाल करेंगे, तो मैं आपको और क्लियर करूंगा। मैंने आपसे पहले ही ये बोला था, जब तक आपका स्वतुल्य, संक्रामक और सममित क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको एक्सरसाइज में, ये पूरी एक्सरसाइज में ये पता नहीं चलेगा कि सर क्या हो गया, इसीलिए ये कठिन है ना। चलिए, अब 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, 3 का 4 से है, और 3 कहीं पे आ रहा है, 3 का 3 से, देखो और कहीं दिया आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1 का 4 से होना चाहिए, 1 का 4 से, इसके हिसाब से 1 का 3 का होना चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं, 1 4 है, 1 4 है, 1 3 है, 1 3 है, ठीक है। तो इसका तो हो गया। मैं आपको इसलिए बिल्कुल डीपली समझा देता हूं, इसलिए आप थोड़ा समझते जाइए साथ साथ में। चलिए, अब हम देख लेते हैं 3 4 वाला, है ना। ये तो हो गया अपना 3 4 वाला, 3 का 4 से है। पहला वाला देखो 4 आ रहा है, इसमें आ रहा है, 4 का 3 से है, 4 का 4 से है ना। पहले बार जो बाद में आता है वो पहले वाले में कहां आ रहा है वो चेक करना होता है। तो इसमें देखो 3 3 होना चाहिए, 3 3 है, 3 4 होना चाहिए, 3 4 है, ये चेक हो गया हमारा, तो है। आगे बढ़ते हैं, 1 4, ठीक है, 1 4, तो 1 4 1 4 1 4, तो बाद पहले वाले में 4 कौन में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, 1 4 होना चाहिए, 1 4 है, ठीक है ना। समझ आ रही ना। दोबारा देखो अच्छे से, 1 4 में मैंने लिखा, तो बाद वाला कौन से वाले में, जो बाद वाला है बी, वो बी किन किन में पहले आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 4 3 लिखा है, 4 4 लिखा है। तो पहले का तीसरे से होना चाहिए, 1 का 3 से, तो 1 का 3 से है, 1 का 4 से है ना। चलिए, इसका हो गया, इसका देखते हैं 4 3, ठीक है। अब 3 पहले किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है, इसमें, ठीक है। जब मैं इसको चेक कर रहा हूं तो बाद में क्या आ रहा है, ये वाला बी है ना, वो 3 पहले किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है ना। 3 4 में और 3 3 में, तो 4 का 4 से होना चाहिए है, 4 का 3 से होना चाहिए है, तो ये भी हमारा मिल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 3 3 3 3 3 है ना। इसके बाद फिर देखना है आपको पहले वाला 3 किस में आ रहा है, तो इसके अलावा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो 3 किससे होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 3 4 है इसमें, 3 4 है ना। 4 4 देखो, पहले में 4 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 4 3, मैंने 4 4 लिखा था, 4 4 चेक कर रहे हैं। तो पहले में 4 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 4 का किससे होना चाहिए, 3 से, 4 3 है। तो आपने देखा इसमें सभी मिल चुके हैं, तो ये भी संक्रामक है। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया ना, ये वाला एग्जाम्पल क्या कहता है ना। चलिए, अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको मैं, 1 2 3 4, ये लिख दिया मैंने। आप फटाफट बताइए जल्दी से, आप अपना आंसर लिख के रखिए कॉपी पे कि ये संक्रामक है या नहीं, ठीक। आंसर वीडियो लिखने के बाद वीडियो पॉज कर दिया करो, ठीक है। दे दिया आपने आंसर। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने संक्रामक लाया है या नहीं, तो आप अपना आंसर मैच मिलाइए, ठीक है। ये संक्रामक है या नहीं, तो ये संक्रामक है, हाँ, यस, ठीक है। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। क्यों है, मैंने आपसे वही बोला था, 1 का 2 से है तो 2 का किसी से संबंध है क्या, 1 का 2 से है तो 2 का किसी से संबंध है क्या,
नहीं है, तो हमको ये चेक करना ही नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही है यार, ठीक है ना। 3 का 4 से है तो 4 का किसी से है क्या, 3 का 4 से है तो 4 किसी इसमें है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो छोड़ो, ए बी बी सी, ए भी मिल रहा है आपको, बी सी नहीं मिल रहा है, तो आपको छोड़ दो इनको, तो क्या होगा, संक्रामक होगा, तो आपको संक्रामक लगा देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको सभी चीज ये क्लियर हो गई होंगी, है ना। मेरे ख्याल से आपको सभी चीज क्लियर हो गई होंगी। तो आप स्वतुल्य, सममित, संक्रामक अच्छे समझ चुके हैं, समझ में आ गया ना आपको। अब हम एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, इसी के साथ हम फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ ज्यादा खास नहीं है, छोटा सा ही है। अच्छा, एक मैं एक बता देता, प्रतिसम्मित बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं उसको। एक प्रतिसम्मित, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यदि ए आर बी एंड बी आर ए, मतलब क्या है, ए कॉमा बी का आर में है, बी कॉमा ए भी आर में है, तब ए बराबर बी होता है, ठीक, छोटी सी बात है। मतलब इसमें दोनों, मैंने ये बोला था ये दोनों होना चाहिए तब ये भी होगा, तो वही इसमें, यदि ए भी आर में है, बी ए भी आर में है, ए बी भी आर में है, बी ए भी आर में है, तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है, होता है। तो छोटा सा टॉपिक था इसमें, लेकिन अब हम समझते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में कुछ नहीं समझना है, ये कैसा मतलब हुआ सर, आपने कह दिया तुल्यता संबंध समझना है और उसमें ये भी आपने बोल दिया कुछ नहीं समझना है। तुल्यता संबंध समझना तो है ही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझना है, ये कैसा मतलब हुआ आपका। ये इसलिए मतलब हुआ मेरा क्योंकि इसमें तुल्यता संबंध कैसे कहेंगे, इसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। आप सवाल करोगे उसमें अगर कोई संबंध आपने सिद्ध कर दिया कि वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो इसको एक सिंपल में क्या कह देते हैं कि वो तुल्यता संबंध भी है। मतलब यदि कोई संबंध देखो सुनो, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। मेरी बात समझ में आई। बस आपको अगर किसी ने सिद्ध करने के लिए कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि कोई संबंध है उसको तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करने का मतलब क्या है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कह देंगे वो तुल्यता संबंध है, बस एक छोटी सी बात है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गई बस। अगर कोई संबंध ऐसा आ जाता है वो स्वतुल्य भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, सममित भी हो जाए, तो उसको हम एक सिंपल लाइन में क्या कहते हैं कि वह संबंध तुल्यता संबंध है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो संबंध से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो आपके हो चुके हैं, ठीक है। एक आध टॉपिक ऐसे आपकी बुक में कई सारे दिए रहते हैं, वो आप खुद से रीड कीजिए, अगर क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगा। नॉर्मली मैक्सिमम पोर्शन आपका हो चुका है ना, संबंध से रिलेटेड। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप ये सभी परिभाषाएं पूरा वीडियो देखकर समझकर अच्छे से देखें। पूरा देखने के बाद तभी आपको प्रश्नावली समझ में आएगी। 80% 70% आपको इसमें क्लियर करा दिया मैंने, बाकी सभी क्लियर आपके सवाल के अंदर होंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो देखकर समझ के अच्छे से पूरा, तभी प्रश्नावली पर आगे आए, ठीक।
ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ये समझते ना समझकर आप सीधे सवाल करना स्टार्ट करते हैं, फिर सवाल करना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बोलता हूं कि आपने वो चीज देखी थी, ये चीज देखी थी, मैं इसमें ये बताया था, फिर आप क्या करते हो, सर कब बताया था, हमने देखा ही नहीं है, जो भी रहता है। तो एक्सक्यूज ना देते हुए कृपया करके पहले उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, पहले आपको उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही सवाल करें। तो सवाल में जो लगने वाला है, परिभाषा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वो आपको समझ में आने लगता है। तो सवाल में ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ में आने लगता है, क्योंकि सवाल के अंदर मैं सब ये बताने तो नहीं बैठूंगा, फिर क्या होगा, एक सवाल अपने आप में कम से कम आधा घंटे का होगा, इसलिए। ठीक है, तो प्लीज आप ये देख लीजिए अच्छे से। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, आज के लिए इतना ही।